हो सकता है सेबी के इस कदम से जो टॉप ब्रोकर्स हैं, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स वगैरह हो गए, इनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा निगेटिव असर देखने को मिले। जो यहाँ पे प्रॉफिट्स हैं, रेवेन्यू है, वो गिर जाए। कितना तक? 60-70% तक इनके प्रॉफिट रेवेन्यू गिर सकते हैं टॉप ब्रोकर्स के, अगर सेबी ये कदम उठा लेती है। बार बार सेबी बात कर रही है एफएनओ के बारे में, फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में। और अगर आप कैश में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी ये वीडियो जो है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, जानकारी के लिए ज़रूरी है, तो वीडियो पूरा देखना। क्योंकि सेबी किसी न किसी तरीके से अगले कुछ महीनों में कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे या तो वो पूरी तरीके से डेरिवेटिव्स को ख़त्म ही करे, सेबी तो चाहती है पूरा ख़त्म ही कर दे, नहीं तो कम से कम ऐसा कुछ ज़रूर वहाँ पे कुछ लगाएगी, कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह, जिससे कारण जो ये जो ट्रेड्स है, जो वॉल्यूम्स हैं, जो नंबर्स हैं एफएनओ के, वो घट जाए। अब जैसा कि पिछले साल ही डेटा पब्लिक हुआ था और बार बार जब आप ब्रोकर का अपना इंटरफेस ओपन करते हो आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि 90% ट्रेडर्स आर इन लॉस, सबको पता है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इंडिया के अंदर बात करते हैं तो 99% जो वॉल्यूम है ट्रेड का सारे एक्सचेंजेस पे, वो एफएनओ का है, 99% ऑफिशियल डेटा में। वहीं अगर हम यूएस की बात करते हैं तो एफएनओ ट्रेड्स का जो वॉल्यूम रहता है वो 70% के पास रहता है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं ग्लोबली, तो मान लो अगर 100 ट्रेड्स हुए हैं एफएनओ के अंदर में, तो उसमें से 80 ट्रेड इंडिया के अंदर हुए हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर एफएनओ ट्रेड्स के अंदर में इतने बड़े वॉल्यूम्स के अंदर में जंप आई है, जो कि 5 साल पहले अभी से हम जाते हैं तो न के बराबर हुआ करती थी, वो यहाँ पे इस एक्सट्रीम लेवल तक जा चुकी है। और इसी कारण से सेबी परेशान है। और देखो, मैं यहाँ पे न्यूट्रल होकर बात करता हूँ, आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट में जरूर देना। मेरे ओपिनियन में तो सिर्फ एफएनओ ट्रेड्स की बात हम नहीं करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेड्स होती हैं कैश मार्केट में भी, वहाँ पे भी लॉस करते हैं इन्वेस्टर, बहुत लॉस करते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग को बंद इसलिए नहीं की जा सकती, फिर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी मार्केट के अंदर में, एंड लिक्विडिटी के भी ऊपर असर देखने को मिलेगा। तो डेली जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इसलिए इंट्राडे के ऊपर बात भी नहीं करती सेबी, और ना कुछ ज़्यादा उससे वो मतलब रखती है। और कैश सेगमेंट में ट्रेड होता है तो उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम होती है, क्योंकि जितना आप ट्रेड कर, जितना आपके पास पैसा हो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत आती है ट्रेडिंग में, मार्जिन ट्रेडिंग में। मार्जिन जब ट्रेड होते हैं तो वहाँ पे औकात से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और औकात से ज़्यादा लोग नुकसान भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा इन सब जो ये लाइमलाइट होती है, इसमें जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, या 18, 19, 20, 21, 22, ये सब एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा फंसते हैं। और इसी ये जो एक एज ग्रुप है, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस बनाया जाए, मतलब 20 to 25 ईयर के टाइम पीरियड, जहाँ पे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं या फिर नई नई जॉब लगी है आपकी, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस बना सकते हो जिस पैसे का। वो पैसे क्या करते हैं बच्चे, वो जाके जुए की तरह, सट्टा खेलने की तरह एफएनओ में जाके खेलते हैं और उस पैसे का नुकसान कर लेते हैं। और इसीलिए जब कोई आपको कहता है ना कि शेयर बाजार नहीं, सट्टा बाजार है, तो आप समझ लो उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, उसने ट्रेडिंग की है एफएनओ के अंदर या कैश मार्केट के अंदर या इंट्राडे के अंदर, उसने ट्रेडिंग करने की कोशिश की है और नुकसान कर लिया है, इसलिए उसको शेयर बाजार, सट्टा बाजार लग रहा है। नहीं तो जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है वो कभी आपको शेयर बाजार को सट्टा बाजार कहते हुए नहीं दिखेंगे। तो फ्यूचर में सेबी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये जो वॉल्यूम इतना ज़्यादा हाई हो गया है पिछले कुछ सालों में, इसको कम किया जाए। वॉल्यूम कम होने का क्या मतलब है, जैसे देखो अपस्टॉक की अगर हम बात करते हैं, या ग्रो की बात करते हैं, या जीरोधा की बात करते हैं, सबसे कम जो एफएनओ वाले कस्टमर हैं या डायरेक्टली स्टॉक वाले कस्टमर ग्रो के पास ही हैं। लेकिन अगर इन तीनों की बात करते हैं तो ये पब्लिक नहीं है कंपनीज, ये प्राइवेट कंपनीज हैं, तो इन्होंने अपने नंबर्स कुछ हद तक छुपा के रखे हैं। लेकिन अगर हम एंजल वन की बात करते हैं तो एंजल वन पब्लिक है और मतलब लिस्टेड, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड ब्रोकर है। 68%
उसका जो रेवेन्यू है वो ब्रोकिंग से आता है एंजल वन का, और उन 68% में से लगभग 80% के पास जो रेवेन्यू आता है वो सिर्फ और सिर्फ एफएनओ के वॉल्यूम से आता है, ट्रेड से आता है, उसके चार्जेस से आता है। अब मान लो अगर एफएनए को बंद कर दिया जाए, जो डेरिवेटिव्स है उनको बंद कर दिया जाए अगर पूरी तरीके से, तो 80% इनकी जो 60% जो इनकी रेवेन्यू है उसका जो 80% पार्ट है वो तो चला जाएगा। 60 नहीं 70%, 68 को 70% मान लो, 70% का 80% खत्म हो जाएगा वहां से। जितना परसेंट तक इन वॉल्यूम को मिनिमाइज किया जाएगा टॉप ब्रोकर्स का, उतना परसेंट जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो घट जाएगा। मतलब चाहे जीरोधा की बात करते हैं आप, सब लगभग सबके एक अंदाजा लगाया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, तो 60 से 70% जो इनका पैसा आता है वो एफएनओ के चार्जेस से ही आता है, क्योंकि वहां पे आंख बंद करके पागल की तरह लोग ट्रेडिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं। तो 60-70% जो पैसा आता है वो वहीं से आता है, जितने भी टॉप डिस्काउंट ब्रोकर है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगती ही नहीं है। और उस पर अगर बहुत ज़्यादा भी चार्ज लगाया जाए तो आज किसी ने इन्वेस्ट किया, 10 साल बाद उसको एग्जिट करना है, 5 साल बाद एग्जिट करना है, तो एक बार इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा और एग्जिट पे थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट का रेवेन्यू है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो यहां से हमें यह समझना है कि अगर डेरिवेटिव्स को खत्म किया जाता है, किल करने की कोशिश की जाती है, तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनको बहुत बड़ा हिट लगेगा। एंड देन इसके बाद जो रेवेन्यू 2000 करोड़ 2500 करोड़ जो रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट्स दिखते हैं जीरोधा के, वो सीधा हो सकता है 500 करोड़ 400 करोड़ पे भी आ जाए अगर डेरिवेटिव्स हटा दिया जाता है। तो वैसे में क्या होगा, या तो डिस्काउंट ब्रोकर्स का सर्वाइवल मुश्किल होगा, या तो डिस्काउंट ब्रोकर्स का सर्वाइवल मुश्किल होगा, या फिर जो इन्वेस्टमेंट पे चार्जेस हैं उस पे चार्ज करना, मतलब अलग अलग तरीके से वो रेवेन्यू को बढ़ाने की स्ट्रीम्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है जो पहले से जो चार्जेस हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करें। अब जो भी इसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव्स बंद होते हैं या उनको हिट किया जाता है, उनको छुआ जाता है, मारने की कोशिश की जाती है, तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं समझो वो मरने के कगार पे आ जाएंगे। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि ऐसा कोई कंसल्टेशन पेपर आगे चल के से भी लाती है, तो आपसे राय, सभी लोगों से राय मांगी जाएगी। तो आप लोग समझो इस चीज़ को और जानो कि कैसे क्या किया जाए। मुझे ये भी इधर से लगता है कि अगर ये चीज़ें बंद हो जाती हैं तो काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी पैसा बच भी सकता है, लेकिन ये भी लगता है कि अगर ये बंद हो जाती है तो फिर डिस्काउंट ब्रोकर्स का रेवेन्यू प्रॉफिट 70-80% तक हिट होगा, फिर उनका सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर बंद भी हो जाते, मान लो फ्यूचर में चल के ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन आता है, कोई ब्रोकर बंद भी हो जाता है, तो उससे इन्वेस्टर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो होल्डिंग्स होती है डीमेट फॉर्म में, चाहे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हो या स्टॉक्स की होल्डिंग हो, वो होल्ड होती है CDSL के पास या NSDL के पास। आप आराम से जो पुराना आपका CDSL या NSDL अकाउंट नंबर रहता है, डीमेट अकाउंट नंबर, उसको किसी भी दूसरे नए ब्रोकर के साथ थोड़ी सी आप बात करके उसको कनेक्ट करवा सकते हो। तो अगर बंद होने से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बट ओवरऑल आपकी राय क्या है इसके बारे में नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।